हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज की वीडियो उनके लिए है जिन्हें हॉरर मूवीज देखना पसंद है, लेकिन अगर वही मूवीज ट्रू स्टोरी पर बेस्ड हो तो मूवी को देखने की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है। इस वीडियो में मैंने 3 हॉरर मूवीज को टारगेट किया है जो 2002 से 2022 के बीच में रिलीज हुई थी। वैसे तो बहुत से लोगों ने इन मूवीज को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की असली कहानी के बारे में पता है? नहीं ना? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन मूवीज की सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। चलिए फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 3 की मूवी वेरोनिका स्पेन के मैड्रिड सिटी एस्टोफेनिया गोस्ट केस के ऊपर बनी है। कहानी 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम एस्टोफेनिया गुतेरेस लाजारो है, जो मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वेलिकस में स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही थी। 18 साल से पहले इस लड़की की लाइफ एक नॉर्मल लाइफ की तरह गुजर रही थी। तभी कॉलेज के दौरान उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि अपने भाई को देखकर गुर्राना, तो कभी दीवारों को नाखूनों से नोचना। इन्हीं हरकतों की वजह से इसके घर वाले परेशान होने लगे थे। तभी एक दिन इसके माँ बाप को पता चलता है कि एस्टोफेनिया तंत्र मंत्र काला जादू की किताबें पढ़ती है। लेकिन अगस्त 1991 आते आते लड़की की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर इसके माँ बाप मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और 3 हफ्ते तक इस लड़की का इलाज होने के बाद भी डॉक्टरों को इसकी बीमारी का पता नहीं चलता। तभी अचानक हार्ट फेल होने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। एस्टोफेनिया की मौत के 1 हफ्ते बाद घर वालों ने उसके रूम में एक अजीब बात देखी। बेड की चादर जमीन पर है, रूम की सारी चीजें अपनी जगह पर ना होकर बिखरी पड़ी हैं। उसकी माँ ने ऐसा कई दिनों तक देखा, लेकिन साथ ही फिर उन्हें उसके रूम से आवाजें आने लगी। ये सुनकर वो घबरा गई और पड़ोसियों से बात की। जब पड़ोसियों ने कहा कि हमें भी रात में आपके रूम से आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो और भी घबरा गई। एस्टोफानिया की मौत के 15 दिन बाद कॉलेज की एक टीचर इसके घर जाकर बताती है एस्टोफानिया की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था जिसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसको लेकर वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी। ये देखकर एस्टेफेनिया उसकी मदद करते हुए 4 दोस्तों को लेकर, जिसमें एस्टेफेनिया की फ्रेंड भी थी जो डिप्रेशन में चली गई थी, वो चारों एक वीजा बोर्ड को लेकर उसकी आत्मा से बात करना चाहते थे। इसी बीच टीचर उन सब को देखकर ये सब करने से उनको रोकती है। उसी दौरान एक गलती की वजह से वो अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड की आत्मा को वापस नहीं भेज पाती और यही से एस्टेफेनिया उसके वश में हो जाती है। एक दिन एस्टेफेनिया के घर वालों ने उसके रूम को खोला और पाया उनकी बेटी की तस्वीर जमीन पर पड़ी है। उन्होंने तस्वीर को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ गए बेटी की तस्वीर को जला देखकर कि ये कैसे हुआ। तभी वो रूम को लॉक करके चले गए। लेकिन अगली रात एस्टेफेनिया की माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें रात के 3 बजे पुलिस को कॉल करके बुलाना पड़ा। जब पुलिस आई तो उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास हुआ। उन्हें भी वही आवाजें सुनाई देने लगी जैसे उसकी माँ को सुनाई देती थी। जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता तो वो उसके घर वालों को समझाकर चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूमती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आवाज सुनाई देने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। अगले दिन पुलिस उसके रूम में पहुंचकर देखती है कि जीसस की तस्वीर उल्टी पड़ी है। ये सभी बातें और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रिपोर्ट में भी दर्ज है और साथ ही एक इंटरव्यू में भी पुलिस ने बताया था करीब 1 महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने लाजारो फैमिली को वो घर छोड़ने की एडवाइस दी। अब जैसे ही वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद हो गई। इसी केस के ऊपर वेरोनिका मूवी बनी है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। नंबर 2 पर जो मूवी है द कंजूरिंग। कंजूरिंग मूवी के टोटल 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स के अलग सच्ची कहानी इन मूवीज में दिखाई गई है। लेकिन इन मूवीज में दिखाए गए कुछ सीन्स और कहानी असल जिंदगी से काफी अलग है। लेकिन मैं आपको इन मूवीज में से सिर्फ पहले पार्ट के बारे में बताऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके दोनों पार्ट्स की इसी तरह की एक अलग डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सन 1970 में ठंड के मौसम के दौरान पेरेंट्स फैमिली एक फार्म हाउस में रहने के लिए निकलती है जो हैरिस वैली रोड आइलैंड में स्थित था। इस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था और पेरेंट्स फैमिली ने यहाँ 10 साल तक रहने का मन बना लिया था। वहाँ की खूबसूरती और कम बजट में मिले इस फार्म हाउस को देखकर वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद ही उस घर में रह रही आत्माओं का एहसास रोजर और कैरोलिन को होने लगा। धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाओं का होना शुरू हो गया। रात में अजीब तरह की आवाजें आने लगी और कई बार किसी लड़की को अंधेरे में रोते हुए देखा गया। पर यहाँ तक सब ठीक था, काबू में था।
अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं किया था उन आत्माओं ने। लेकिन तभी बैथशेबा नाम की एक ऐसी आत्मा यानी चुड़ैल उस घर में प्रवेश कर जाती है जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल डाला। ये रूह कैरोलिन को अपने वश में कर लेती है। इसके परिवार ने बताया था ये चुड़ैल देखने में बहुत ही डरावनी थी, जिसका सर गर्दन की उल्टी तरफ लटक रहा था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बैथशेबा की पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। बैथशेबा का एक बेटा था और ऐसा बोला जाता था कि 3 बच्चे और भी थे इसके, जो बचपन में ही एक रहस्यमय तरीके से मरी हुई हालत में पाए गए थे। इन्हीं अफवाहों के चलते लोगों ने यह मान लिया था कि बैथशेबा एक डायन है जो अपने बच्चों की बलि देकर शैतान को बुलाना चाहती है। लेकिन जब पुलिस ने जांच करी तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। सन 1885 में उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है उसने मरते हुए कसम खाई थी, इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बार बार इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर रॉजर ने वॉरेन कपल से मदद मांगी। उन दिनों एड और लॉरेन ने काफी पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए थे, जिससे वो काफी मशहूर भी हो गए थे। अब जैसे ही वॉरेन कपल उस घर में घुसे, उन्हें तुरंत एहसास हो गया यहाँ बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली आत्माओं का वास है। फिल्म में दिखाया गया है कि एड और लॉरेन कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। असल में वो आत्माओं को रहस्यमय दरवाजे से बुलाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है वो उसे बुला तो लेते हैं पर वापस नहीं भेज पाते, जिससे और भी भयानक वारदातें शुरू हो जाती हैं। तभी रॉजर गुस्से में आकर वॉरेन को अपने घर से निकाल देता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। लेकिन फाइनेंशियली ठीक होने के कुछ साल बाद जाकर वो घर चेंज कर देते हैं, पर फिर भी वो आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये सब कैरोलिन की बेटी एंड्रिया ने बताया है अपनी बुक के द्वारा, डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट, जो 2011 में लिखी थी, जिस पर 2013 में द कंज्यूरिंग फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 1 पर जो मूवी है ये कोई भूतिया फिल्म नहीं है। इसको मैंने इसलिए इस लिस्ट में ऐड किया है क्योंकि इसमें दिखाए गए मर्डर, हैवानियत और घिनौनी सोच इस फिल्म को एक हॉरर फिल्म बनाती है। ये फिल्म जेफरी डामर इंसान की रियल लाइफ पर बेस्ड है। इतिहास में ऐसे कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सहम जाते हैं। मैं एक ऐसे सीरियल किलर जेफरी डामर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जेफरी लियोनेट डामर का जन्म अमेरिका के विस्कोसिन में 21 मई 1960 को हुआ था, जिसने सन 1978 से 1991 तक लोगों में दहशत का माहौल बना दिया था। इन 13 सालों में डामर ने करीब 17 खून किए, जिसमें इसने ज्यादातर जवान लड़कों को अपना शिकार बनाया था। डामर अपने शिकार को पहले तड़पाता, फिर उसे पीट पीट कर मार डालता और फिर मरे हुए शव के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता। इतनी हैवानियत से भी अगर इसका मन ना भरता तो वो शव को काट कर खा जाया करता था। ऐसी हैवानियत तो सन के इंसान नहीं, एक राक्षस ही कर सकता है। 17 खून करने के बाद जब वो 18वां खून करने जा रहा होता है तो शिकार हुआ लड़का उससे बचकर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने 18वें खून को अंजाम नहीं दे पाता। जैसे ही वो उसे बचकर पुलिस को अपनी बात बताता है, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती और डामर को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। 22 जुलाई 1991 को पुलिस के द्वारा डामर गिरफ्तार किया गया। जब इसके घर की जांच की तो घर में बेरहमी से कटे हुए टुकड़ों में शव मिले, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। 1992 में कोर्ट ने इसे 15 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया और अपना फैसला सुनाते हुए उसे 957 साल की सजा सुनाई। लेकिन सिर्फ 2 साल में जेफरी डामर की 28 नवंबर 1994 को उसकी जेल में ही डेथ हो गई। दोस्तों, वैसे तो इस पर अब तक 2 से 3 फिल्में बन चुकी हैं, पर रिसेंट में नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज डामर भी रियल लाइफ पर बनाई गई है। इस सीरीज में आपको जेफरी की लाइफ की हर एक डिटेल देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं इस वीडियो में और भी मूवीज ऐड करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए बाकी और मूवीज नेक्स्ट पार्ट के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।